मोहब्बत और दीवानगी के बीच का फासला बहुत छोटा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी की मुस्कान में अपनी खुशी तलाशता है तो उसे प्यार कहते हैं, लेकिन जब वही भावना किसी की आज़ादी छीनने लगे और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करे तो वह प्यार नहीं, एक खतरनाक जुनून बन जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जिसके लिए प्यार का मतलब किसी का साथ पाना नहीं, बल्कि उस पर अपना पूरा अधिकार जमाना था। यह कहानी है फिल्म अगली स्टोरी की। कहानी की शुरुआत एक आलीशान हाउसिंग सोसाइटी के अपार्टमेंट से होती है। कमरे के अंदर कार्तिक नाम का एक आदमी फर्श पर बैठा दिखाई देता है। चारों तरफ बिखरा सामान, खून के निशान और संघर्ष के सबूत किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे थे। तभी वहां नेहा नाम की एक लड़की नजर आती है जिसे कोई जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रहा था। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ बेहद बुरा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में ले लेते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें कार्तिक और नेहा के रिश्ते के बारे में पता चलता है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में कई तनाव और अनसुलझी समस्याएं छिपी हुई हैं। नेहा इस रिश्ते में खुश नजर नहीं आती और अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही होती है। बाहर से देखने पर नेहा एक शांत और साधारण लड़की लगती थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे दर्द और अकेलेपन की एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। स्कूल में उसकी सबसे करीबी दोस्त स्वाति थी। स्वाति अपनी हर खुशी और परेशानी नेहा के साथ साझा करती थी, लेकिन जब भी बात नेहा की शादीशुदा जिंदगी पर आती, वह मुस्कुराकर विषय बदल देती। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह हर दिन एक ऐसे रिश्ते में जी रही थी जहां उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई थी। दूसरी तरफ कार्तिक बड़ी IT कंपनी में काम करता था। लोगों की नज़रों में वह एक शिक्षित और समझदार इंसान था, लेकिन उसकी असली सोच इससे बिल्कुल अलग थी। ऑफिस में अपना काम करने के बजाय वह अक्सर नेहा के बारे में सोचने में खोया रहता। धीरे धीरे उसका यह लगाव एक अस्वस्थ जुनून का रूप लेने लगा था, जिसका असर उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ रहा था। उसकी लापरवाही से परेशान होकर एक दिन उसकी मैनेजर उसे सख्त चेतावनी देती है, लेकिन कार्तिक घबराने के बजाय ऐसा कदम उठाता है जिससे उसकी असली मानसिकता सामने आ जाती है। उसने कुछ ऐसी निजी जानकारी अपने पास रखी हुई थी जिसके सहारे वह अपनी मैनेजर पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। यह देखकर साफ समझ में आ जाता है कि कार्तिक सिर्फ जुनूनी ही नहीं, बल्कि हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी अच्छी तरह से जानता था। उधर एक शाम कार्तिक अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा हुआ था। तभी वहां एक युवती आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक को उसका यूं करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपना आपा खो बैठता है और सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देता है। यह देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। एक दोस्त पूछता है, भाई इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों? कार्तिक तुरंत जवाब देता है, अगर कोई तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी दूसरा दोस्त माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कह देता है, लगता है शादीशुदा जिंदगी का तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लेकिन कार्तिक उसे मजाक की तरह नहीं लेता। उसे लगता है कि उसके दोस्त उसकी पत्नी नेहा को लेकर तंज कस रहे हैं। अगले ही पल उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह टेबल पर रखी कांच की बोतल उठाता है और दोस्त पर दे मारता है। अचानक हुए इस हमले से वह अफरा तफरी मच जाती है। बाकी लोग तुरंत बीच बचाव करते हैं और दोनों को अलग करते हैं। फिर भी कार्तिक का गुस्सा शांत नहीं होता। जाते जाते वह चीख कर कहता है, मेरी पत्नी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो वह अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। झगड़े के बाद वह सीधे घर पहुंचता है। सिर पर चोट लगी होने की वजह से वह लगातार डोरबेल बजाता रहता है, लेकिन अंदर नेहा अपनी मिट्टी के आर्ट वर्क बनाने में व्यस्त थी और दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद घर में काम करने वाली रानी आकर दरवाजा खोलती है। तभी कार्तिक अंदर कदम रखता है। घर के अंदर आते ही कार्तिक सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके सिर पर चोट लगी थी, इसलिए वह ऊंची आवाज में बार बार आइस पैक मांगने लगा, लेकिन नेहा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी यह अनदेखी कार्तिक को और चिढ़ा देती है। कुछ देर बाद घर में काम करने वाली रानी घबराते हुए आइस पैक लेकर आती है, मगर कार्तिक उस पर ही भड़क उठता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद वह नेहा से एस्ट्रे लाने को कहता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी कार्तिक एक चाल चलता है। वह कहता है, अगर तुम मेरे लिए एस्ट्रे लेकर आओगी तो आज रात तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह सुनते ही नेहा तुरंत एस्ट्रे ढूंढने लगती है। उसकी घबराहट और
जल्दबाजी देखकर साफ समझा जा सकता था कि वह कार्तिक से कितना डरती थी। दरअसल कार्तिक का व्यवहार लंबे समय से उसके लिए डर और तनाव का कारण बना हुआ था। शायद यही वजह थी कि वह किसी भी तरह टकराव से बचना चाहती थी। लेकिन कार्तिक की नीयत कुछ और ही थी। जैसे ही नेहा एस्ट्रे लेकर उसके पास पहुंचती है, कार्तिक अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी उसकी नजर नेहा की कलाई पे बने एक पुराने टैटू पे पड़ती है। उस पर लिखा था नेहा गौतम। यह नाम देखते ही कार्तिक का चेहरा बदल जाता है। उसके भीतर दबी हुई नाराजगी और ईर्ष्या फिर से उभर आती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है और माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। गुस्से में अंधा हो चुका कार्तिक ने जलती हुई सिगरेट नेहा की कलाई के उस टैटू के पास दबा दी। तेज दर्द से नेहा चीख उठी, लेकिन कार्तिक के चेहरे पे जरा भी रहम नहीं था। वह उसे झटक कर दूर कर देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। नेहा दर्द और बेबसी में फर्श पर बैठी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी हालत में उसका मन धीरे धीरे बीते दिनों की तरफ लौटने लगता है। उसे अपना बचपन याद आता है, एक ऐसा दौर जब उसकी जिंदगी में डर, अपमान और तकलीफ नहीं थी। तब उसकी दुनिया बहुत छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। उस दुनिया में सबसे खास जगह एक इंसान की थी, गौतम। गौतम और नेहा बचपन से एक दूसरे के बेहद करीब दोस्त थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते, घंटों खेलते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे। गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें अलग अलग पहचानता हो। लोगों की नजरों में वे हमेशा साथ रहने वाले दो सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। नेहा की जिंदगी में तब बड़ा बवाल आया जब उसकी नानी का अचानक निधन हो गया। वही नानी थी जिन्होंने उसे बचपन से प्यार और सहारा दिया था। उनके जाने के बाद नेहा खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगी। नेहा की हालत देखकर उसके मामा उसे अपने साथ शहर ले आए ताकि वह नई जगह पर नई शुरुआत कर सके। गांव से विदा लेते वक्त नेहा और गौतम दोनों की आंखें नम थी। बिछड़ने का दर्द दोनों के लिए आसान नहीं था। जाते जाते गौतम ने उससे एक वादा किया था, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, वह एक दिन उसे ढूंढकर जरूर लाएगा। शहर पहुंचने के बाद नेहा की मुलाकात अपने ममेरे भाई कार्तिक से हुई। शुरुआत में वो एक साधारण और शांत लड़का दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ उससे उसके व्यक्तित्व का अलग ही पहलू सामने आने लगा। कार्तिक ने बहुत छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया था। उसके पिता भी ज्यादातर काम में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वह अक्सर अकेला रहता था। एक बार उसके पिता उसे बाजार ले गए, जहां उसने दूसरे बच्चों की तरह खिलौना, कार या बंदूक लेने के बजाय एक गुड़िया खरीदने की जिद की। उसके बाद वह घंटों अपने कमरे में उस गुड़िया के साथ समय बिताता रहता। डॉक्टरों ने भी उसके व्यवहार को लेकर कई चिंता जताई, लेकिन उसके पिता उसकी मानसिक स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाए। फिर नेहा उस घर में आई और तब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देने लगा। कार्तिक ने अचानक गुड़िया से लगाव छोड़ दिया। उसके पिता को लगा कि उनका बेटा सामान्य हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कार्तिक का लगाव अब उस खिलौने से हटकर नेहा पर केंद्रित हो चुका था। धीरे धीरे वह उसे एक स्वतंत्र इंसान नहीं बल्कि अपनी निजी संपत्ति की तरह देखने लगा। समय के साथ सभी बड़े हो गए। उधर गौतम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। कई सालों बाद जब वह अचानक नेहा के कॉलेज पहुंचा तो उसे देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बचपन की दोस्ती अब गहरे प्रेम में बदल चुकी थी। दोनों साथ भविष्य के सपने देखने लगे। अपने रिश्ते की याद के तौर पर नेहा ने अपनी कलाई पर नेहा गौतम का टैटू बनवा लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई हर वक्त उन पर नजर रखे हुए है। एक रात जब नेहा घर पर अकेली थी, उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें वह गौतम के साथ दिखाई दे रही थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड किया गया था। तभी कमरे के अंधेरे कोने से कार्तिक बाहर आता है। उसके चेहरे पे गुस्सा और जुनून साफ झलक रहा था। वह नेहा को बताता है कि उसने गौतम पर हमला किया है और उसकी हालत इतनी खराब कर दी है कि उसे अस्पताल तक पहुंचना पड़ा। इसके बाद वह नेहा को चेतावनी देता है, अगर उसने कभी भी गौतम से मिलने की कोशिश की तो अंजाम पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। उस रात कार्तिक का जुनून और भी खतरनाक रूप में सामने आया। वह पूरी रात नेहा के कमरे के बाहर बैठा रहा और बार बार उसकी मौजूदगी का एहसास कराता रहा। नेहा के लिए वह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह किसी घर में नहीं बल्कि डर और नियंत्रण से बने एक ऐसे कैद खाने में रह रही है जहां उसकी अपनी कोई आज़ादी नहीं थी। अगली सुबह हिम्मत जुटाकर उसने अपने मामा को सब कुछ बता दिया। उसे उम्मीद थी कि इस बार कोई उसकी बात सुनेगा, उसकी तकलीफ समझेगा और उसे इस भयावह माहौल से बाहर निकालेगा। लेकिन जो हुआ उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसके मामा ने कार्तिक के व्यवहार की आलोचना करने के बजाय उसका बचाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेहा की नानी से वादा किया था कि वे हमेशा उसका ध्यान रखेंगे और दूसरी तरफ अपने बेटे से भी एक वादा कर चुके हैं। उनके मुताबिक
मुताबिक कार्तिक नेहा से बेहद जुड़ा हुआ है और उसे ठुकराया गया तो वह कोई गलत कदम उठा सकता है। यह सब सुनकर नेहा अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी भावनाओं और इच्छाओं की किसी को परवाह नहीं है। जिस परिवार को वह अपना सहारा समझती थी वही उसके दर्द के नज़रअंदाज कर रहा था। लगातार बढ़ते तनाव और निराशा के बीच वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी कार्तिक का जुनून कम नहीं होता। अस्पताल पहुँचती ही वह अपना आपा खो बैठता है। वह डॉक्टरों और स्टाफ पर दबाव बनाने लगता है और बार बार यही कहता है कि नेहा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके व्यवहार से साफ ये पता चल रहा था कि वह सामान्य भावनाओं की सीमा पार कर चुका था। नेहा के लिए यह सब कुछ डरावनी कहानी जैसा था, जिसके निकलने का रास्ता उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद नेहा के पास उम्मीद की बस एक आखिरी किरण बची थी, गौतम। उसे विश्वास था कि अगर कोई उसे इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है तो वह वही है। इसी उम्मीद के सहारे वह गौतम के घर पहुंचती है, लेकिन किस्मत जैसे बार बार उसका इम्तिहान ले रही थी। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि गौतम अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर मुंबई जा चुका है। यह खबर सुनते ही नेहा के सारे सपने बिखर जाते हैं। निराश और टूटी हुई नेहा सड़क के किनारे खड़ी रो रही होती है। तभी कार्तिक वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में वही जुनून और जिद साफ दिखाई दे रही थी जिससे नेहा सबसे ज्यादा डरती थी। घर लौटने के बाद कार्तिक का गुस्सा और बेकाबू हो जाता है। वह अपने पिता से उलझ पड़ता है और पूरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है। उसकी हरकतें देखकर नेहा को समझ आ जाता है कि अगर उसने उसका विरोध जारी रखा तो उसके आसपास मौजूद लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं। अब नेहा के सामने एक बेहद कठिन फैसला था। एक तरफ उसकी अपनी खुशियां और सपने थे तो दूसरी तरफ उन लोगों की सुरक्षा जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। आखिरकार वह अपनी इच्छाओं को दबाकर एक ऐसा फैसला लेती है जिसे वह कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। अपने मामा को किसी मुसीबत से बचाने और गौतम को कार्तिक के गुस्से से दूर रखने के लिए नेहा शादी के लिए हामी भर देती है और इसी तरह एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसकी नींव प्यार नहीं बल्कि डर, दबाव और मजबूरी पे रखी गई थी। डर, मजबूरी और दर्द के बीच हुई शादी के बाद नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। समय बीत गया लेकिन उसके हालात नहीं बदले। उसके लिए हर नया दिन किसी नई परीक्षा से कम नहीं था। एक सुबह घर में काम करने वाली रानी से टिफिन तैयार करने में थोड़ी देर हो गई। इतनी सी बात पर कार्तिक का गुस्सा भड़क उठा। उसने पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। यह देखकर नेहा और भी सहम गई। कुछ देर बाद कार्तिक खुद रसोई में गया और अपने मन का नाश्ता तैयार किया। उसे अच्छी तरह पता था कि नेहा को वह खाना पसंद नहीं है, फिर भी उसने उसी खाने की जिद की। इतना ही नहीं, उसने साफ कह दिया कि अगर नेहा उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसकी पढ़ाई और बाहर जाने की आज़ादी पर रोक लगा देगा। मजबूरी में नेहा चुपचाप उसकी बात मान लेती है। उसके चेहरे पे बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ चुकी थी कि इसका विरोध करने का मतलब सिर्फ नई परेशानी को बुलावा देना है। इसके बाद जब नेहा घर से निकलकर स्कूल जाने लगती है तभी कार्तिक अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। वह नेहा को कार में बैठाकर स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद भी उसका पागलपन खत्म नहीं होता। वह कार को पार्किंग में खड़ा कर देता है और फिर कार के अंदर ही नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई भी रास्ता नहीं था। किसी तरह वह खुद को उससे छुड़ाती है और तुरंत कार से बाहर निकलकर स्कूल के अंदर चली जाती है। स्कूल पहुंचते ही नेहा खुद को संभाल नहीं पाती। वह सीधे वॉशरूम में जाती है और वर्षों से दबे हुए दर्द को आंसुओं के साथ बाहर निकाल देती है। उसकी हालत देखकर उसकी सहेली स्वाति परेशान हो जाती है। पहले तो नेहा कुछ नहीं बताती, लेकिन बार बार पूछने पर वह अपनी पूरी कहानी उसके सामने रख देती है। अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद नेहा को पहली बार महसूस होता है कि कोई उसकी बात सुन रहा है। दूसरी तरफ स्वाति यह सब जानकर स्तब्ध रह जाती है। लेकिन शाम होते होते नेहा को फिर उसी घर लौटना पड़ता है जहां उसका हर दिन डर और तनाव में गुजरता था। उस रात जब कार्तिक घर आता है तो उसके हाथ में नेहा की पसंदीदा मिठाई होती है। उसे लगता है कि कुछ मीठे शब्द और छोटे छोटे तोहफे देकर वो अपने हर गलत को भुला सकता है, लेकिन इस बार नेहा चुप नहीं रहती। वह साफ मना कर देती है। कार्तिक को उसकी यह बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह बार बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह नेहा की कितनी परवाह करता है, लेकिन नेहा पहली बार उसकी बातों को डटकर जवाब देती है। वह कहती है कि डर पैदा करना, किसी पर अपनी इच्छा थोपना और उसे लगातार तकलीफ देना कभी भी प्यार नहीं कहलाता। फिर वह साफ शब्दों में यह भी कह देती है कि उसके दिल में आज भी सिर्फ गौतम की जगह है। गौतम का नाम सुनते ही कार्तिक का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है और वह पूरे घर का माहौल तनाव से भर उठता है। यह सब देखकर नेहा घबरा जाती है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर उसकी जांच करते हुए बताते हैं कि लगातार तनाव और भय ने उसकी सेहत पर गहरा असर डाला है। दवाइयां देकर वे उसे आराम करने की
सलाह देते हैं। लेकिन कार्तिक यही नहीं रुकता, वह एक और भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश करता है। जब नेहा को होश आता है तो वह देखती है कि कार्तिक बेहद विचित्र और परेशान करने वाला व्यवहार कर रहा है। वह नेहा से बार बार अपने प्यार को स्वीकार करने की मांग करता है, उस पर मानसिक दबाव बनाने लगता है। जब कुछ देर बाद नेहा को होश आता है तो वह बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वह देखती है कि कार्तिक ने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जमा कर रखा है और उस पर पेट्रोल भी छिड़क दिया है। उसके हाथ में माचिस थी। कार्तिक नेहा की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुमने आज मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। उसकी बातें सुनकर नेहा पूरी तरह सहम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आखिरकार डर के कारण वह कांपती हुई आवाज में कार्तिक से आई लव यू कह देती है। नेहा के मुंह से वो 3 शब्द सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन नेहा जानती थी कि यह इजहार दिल से नहीं बल्कि डर और दबाव के कारण निकला था। अगली सुबह जब कार्तिक की नींद खुलती है तो उसे घर का माहौल कुछ अलग लगता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वह नेहा को आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पहले उसे लगता है कि शायद वह घर के किसी कोने में होगी, मगर काफी देर तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। तभी रानी उसे बताती है कि सुबह जब वह घर काम करने आई थी तब भी नेहा घर में मौजूद नहीं थी। यह सुनते ही कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत उसका नंबर मिलाता है लेकिन फोन बंद मिलता है। उसी पल उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस इंसान को वह हमेशा अपने नियंत्रण में समझता था वह अब उसकी पहुंच से दूर जा चुका है। नेहा के गायब होते ही कार्तिक बेचैन हो उठता है। वह बिना देर किए उसके स्कूल पहुंचता है और स्वाति से उसके बारे में पूछता है। लेकिन स्वाति उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, अगर तुम सच में उसे समझते तो शायद आज यह सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती। यह बात कार्तिक को भीतर तक झंझोर देती है। वह और भी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वह नेहा की तलाश में शहर का कोना कोना छान मारता है। कभी वह बस अड्डों पर भटकता है, कभी रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाता है, अस्पतालों से लेकर पुराने ठिकानों तक वह हर जगह उसकी तलाश करता है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। दिन धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। एक दिन, 2 दिन, फिर कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन नेहा की कोई खबर नहीं मिलती। जैसे जैसे समय बीतता है कार्तिक की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वह खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी रातें बेचैनी में गुजरती है और दिन तलाश में। अब उसकी दुनिया सिर्फ एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही थी, नेहा आखिर गई कहाँ? एक रात नशे की हालत में वह भटकते भटकते एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां रहने वाला एक व्यक्ति उसकी हालत देखकर मदद की पेशकश करता है, लेकिन कार्तिक सामान्य बात करने के बजाय उससे अजीब और उलझे हुए सवाल पूछने लगता है। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर मामला क्या है। जब कार्तिक बार बार नेहा के बारे में पूछता है तो वह साफ कह देता है कि इस इमारत में उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। यह जवाब सुनते ही कार्तिक का गुस्सा भड़क उठता है। वह अपना आपा खो बैठता है और वहां हंगामा खड़ा कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वह गलत जगह आ गया है। अब उसकी मानसिक स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसे हर जगह नेहा का चेहरा दिखाई देने लगा था। वह धीरे धीरे हकीकत और अपने भ्रम के बीच का फर्क होता जा रहा था। उधर जब अगले दिन रानी घर पहुंचती है तो कार्तिक अपने भ्रम में उसे नेहा समझ बैठता है और उसके साथ वह सब करने लगता है। तभी नौकरानी इसी दौरान कहती है कि साहब, आप मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे पता नहीं था। तब यह सुनकर कार्तिक गुस्से में अपनी नौकरानी को थप्पड़ मारता है और कहता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों प्यार करूंगा। अब कार्तिक का यह डरावना रूप देखकर रानी पूरी तरह घबरा जाती है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाती है और उसे धक्का देती है और साइको कहकर वहां से भाग जाती है। रानी के जाने के बाद कार्तिक की मानसिक हालत और भी ज्यादा अस्थिर हो जाती है। नेहा की गैर मौजूदगी ने उसके भीतर के खालीपन और जुनून को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया था। अपने कमरे में अकेला बैठा वह पुरानी यादों में खो जाता है। तभी उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ती है जिससे वह बचपन में घंटों बातें किया करता था। वर्षों बाद वह उसे फिर अलमारी से निकालता है और उसके सामने बैठ जाता है। धीरे धीरे वह उसकी दुनिया में लौटने लगता है जहां कल्पना और हकीकत के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। वह उस गुड़िया से ऐसे बातें करने लगता है मानो उसके सामने कोई जीवित इंसान बैठा हो। बार बार वह एक ही बात दोहराता है, मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा, फिर तुम मुझसे दूर क्यों चली गई। उसकी आवाज में कभी शिकायत होती, कभी गुस्सा, तो कभी गहरी बेचैनी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही विचारों के जाल में फंस चुका हो। तभी अचानक मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आती है। कार्तिक का ध्यान तुरंत उधर जाता है। वह पलटकर देखता है और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर रह जाता है। दरवाजे पे नेहा खड़ी थी। पूरे 1 हफ्ते बाद उसे अपने सामने देखकर कार्तिक की आंखों में एक साथ कई भाव उभर जाते हैं, राहत, हैरानी, बेचैनी और वर्षों से जमा हुआ जुनून।
जुनून। वह बिना एक पल गवाए उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ? लेकिन इस बार नेहा पहले वाली नेहा नहीं थी। उसकी आंखों में डर की जगह गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा था। उसके साफ शब्दों में कार्तिक को अपने पास आने से मना कर दिया। फिर उसने वह बात कह दी जिसे सुनने से कार्तिक हमेशा बचना चाहता था। नेहा ने साफ कह दिया कि उसके दिल में कार्तिक के लिए कोई जगह नहीं है और वह आज भी अपने अतीत को नहीं भूली है। यह सुनते ही कार्तिक का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसकी सोच और भावनाएं पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। वह यह समझने की स्थिति में नहीं रहता कि उसके सामने खड़ी नेहा किस दर्द और डर से गुजर चुकी है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वह नेहा का प्यार कभी हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों के बीच स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। नेहा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। कुछ ही देर में नेहा अचेत हो जाती है, जबकि कार्तिक का व्यवहार और भी अस्थिर हो जाता है। और यही कहानी एक बार फिर उसी रहस्यमय मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब धीरे धीरे उन सभी घटनाओं के पीछे छिपी सच्चाई सामने आने लगती है, जिसे इन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। और यहीं से कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। उस रात घर के बाहर रहने वाले लोगों ने कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का माहौल बेहद अस्त व्यस्त था। कार्तिक वहीं मौजूद था, लेकिन नेहा का कहीं कोई पता नहीं था। परिस्थितियां उसके खिलाफ दिखाई दे रही थी, इसलिए पुलिस उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन हिरासत में पहुंचने के बाद भी उसका व्यवहार सामान्य नहीं हुआ। पूछताछ के दौरान अचानक नेहा की एक तस्वीर उसके सामने आ जाती है। तस्वीर देखते ही उसका पूरा रवैया बदल जाता है। वह उसे बेहद संभाल कर अपने पास रखने की कोशिश करता है, मानो वह उसके लिए सबसे अनमोल चीज हो। जब तस्वीर उसके हाथ से हटाने की कोशिश की जाती है तो वह अपना आपा खो बैठता है। कुछ ही पलों में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और वहां मौजूद अधिकारियों को उसे बाकाबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी दौरान इस मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर चित्रा को सौंपी जाती है। वह शुरुआत से लेकर अंत तक हर पहलू को समझने का फैसला करती है। चित्रा एक एक करके उन सभी लोगों से बात करती है जो कार्तिक और नेहा की जिंदगी से जुड़े हुए थे। घर में काम करने वाली रानी, पड़ोसी, सहकर्मी, पुराने परिचित और कई अन्य लोग। हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी थी। सभी बताते हैं कि कार्तिक एक खतरनाक, जघन्य और मानसिक रूप से अस्थिर इंसान था। अब यह साफ हो जाता है कि कार्तिक कोई आदर्श पति नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो सालों से अपनी पत्नी को डर, धमकियों और जबरदस्ती के सहारे अपने कब्जे में रखना चाहता था। सबूत लगातार उसके खिलाफ जमा होते जाते हैं। आखिरकार मामला अदालत में पहुंचता है। अदालत के सामने एक तरफ कार्तिक की मानसिक स्थिति से जुड़ी रिपोर्टें थी और दूसरी तरफ उसके खिलाफ मौजूद कई गवाहियां और सबूत। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं। फैसले के अनुसार कार्तिक को विशेष मानसिक उपचार केंद्र भेजा जाता है, जहां उसकी निगरानी के साथ इलाज भी किया जाना था। ऐसा लग रहा था कि कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और वर्षों से चले आ रहे इस भयावह अध्याय का अंत हो गया है। समय बीतता है, कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कार्तिक उसी संस्थान के एक कमरे में अकेला बैठा होता है। उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही थी। वह लगातार एक ही बात दोहराता रहता, मैंने नेहा को नहीं मारा, मैंने नेहा को नहीं मारा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर इंस्पेक्टर चित्रा आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। चित्रा कुछ पल चुप रहती है, फिर शांत स्वर में कहती है, कार्तिक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। कार्तिक धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है। अगले ही पल चित्रा वही बात कहती है जिसे सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। नेहा जिंदा है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कार्तिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जिस सच को वो महीनों से स्वीकार कर चुका था वह अचानक बदल चुका था। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। उसके मन में एक साथ दर्जनों सवाल उठते हैं। अगर नेहा जिंदा है तो फिर इतने महीनों तक वो कहाँ थी और उस रात आखिर हुआ क्या था? अब इंस्पेक्टर चित्रा वह सच बताने वाली थी जो अब तक पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता। उन्होंने शांत स्वर में बताया कि इस मामले से उसका रिश्ता सिर्फ एक जांच अधिकारी का नहीं था। वह गौतम की पुरानी मित्र थी और वर्षों से उसे जानती थी। जब गौतम वापस लौटा और उसे नेहा की जिंदगी की सच्चाई का पता चला तो वह अंदर से टूट गया। लेकिन हालात की गंभीरता तब समझ में आई जब नेहा ने अपने करीबियों के सामने पहली बार अपनी पूरी कहानी साझा की। उस दिन नेहा ने बताया कि वह लंबे समय से भय, दबाव और नियंत्रण से भरे माहौल में जी रही थी। उसकी बात सुनने के बाद उसके शुभचिंतकों ने तय किया कि अब सच को सामने लाना जरूरी है। चित्रा ने आगे बताया कि नेहा का अचानक गायब होना कोई संयोग नहीं था। उसे कुछ समय के लिए ऐसी जगह रखा गया था जहां वह सुरक्षित रह सके। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बिना किसी दबाव के वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नेहा के दूर जाने के बाद कार्तिक का व्यवहार तेजी से बदलने लगा। उसके फैसले
उसकी हरकतें और उसका असंतुलन रवैया धीरे धीरे उन बातों का उजागर करने लगा जिन्हें वह वर्षों से छुपाए हुए था। चित्रा आगे बताती है कि एक हफ्ते बाद नेहा को जानबूझकर उसके सामने भेजा गया था। उन्हें मालूम था कि कार्तिक खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और जैसे ही उसने हमला किया उनकी योजना का आखिरी हिस्सा पूरा हो गया। नेहा गंभीर रूप से घायल जरूर हुई थी लेकिन वह मरी नहीं थी। कार्तिक के बेहोश होने के बाद स्वाति वहां पहुंच गई थी और उसने नेहा को तुरंत एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। पुलिस को जो खून मिला था वह सच में नेहा का ही था, इसलिए सभी को यही लगा कि कार्तिक ने नेहा को मार डाला है। लेकिन असल में यह पूरा प्लान कार्तिक के अपराधों को साबित करने के लिए बनाया गया था ताकि वह कानून से बच न सके। तभी चित्रा अपना मोबाइल निकालती है और उसके सामने एक वीडियो चला देती है। वीडियो में नेहा और गौतम एक साथ दिखाई दे रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। वर्षों बाद नेहा के चेहरे पर वही मुस्कान और सुकून लौट आया था जिसे कार्तिक ने उससे छीन लिया था। यह देख के कार्तिक पूरी तरह टूट जाता है। चित्रा ने जाते जाते उससे सिर्फ एक बात कही, सच्चा लगाव किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी देता है, लेकिन जब रिश्ते में सम्मान, भरोसा और सहमति की जगह डर और नियंत्रण ले लेते हैं तो वह प्यार नहीं रह जाता। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कार्तिक कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहता है। उसके सामने चल रहा वीडियो बंद हो चुका था लेकिन नेहा की मुस्कान अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। तभी उसकी नज़र कमरे में एक कोने में रखी एक पुरानी गुड़िया पे पड़ती है। गुड़िया को देखते ही वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह उसे अपने हाथों में उठाता है उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह उसे अपने सीने से लगाकर उसी की तरह बातें करने लगता है जैसे बचपन में किया करता था। अब उसके लिए न वहाँ कोई मेंटल असाइलम था, न कोई अदालत, न कोई सजा। उसकी दुनिया फिर से वही भ्रम में लौट चुकी थी जहाँ वह अपने बनाए हुए रिश्तों को ही सच मानता था। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। कार्तिक फर्श पर बैठा गुड़िया से बातें कर रहा होता है जबकि उसके आसपास सिर्फ सन्नाटा फैला होता है। जिस गुड़िया से उसका जुनून बचपन में शुरू हुआ था आखिरकार उसकी कहानी भी उसी गुड़िया पर आकर खत्म हो जाती है। नेहा को आज़ादी मिल गई, गौतम को उसका प्यार मिल गया, लेकिन कार्तिक अपनी ही बनाई हुई काल्पनिक दुनिया का कैदी बनकर रह गया। उसने पूरी जिंदगी नेहा को अपनी कैद में रखना चाहा था लेकिन अंत में कैद किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच और उसके अपने जुनून की हुई। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जिस गुड़िया से कार्तिक का जुनून शुरू हुआ था आखिर में उसकी दुनिया फिर उसी गुड़िया तक सिमट कर रह गई। नेहा को उसकी आज़ादी मिल गई, गौतम को उसका प्यार मिल गया, लेकिन कार्तिक अपने ही भ्रम और जुनून का कैदी बनकर रह गया। अब आप बताइए आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? क्या आपको कार्तिक एक खलनायक लगा या फिर एक ऐसा इंसान जो अपनी मानसिक परेशानियों का शिकार बन गया? और अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या आप भी वही फैसला लेते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।